10वीं कक्षा के सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम इतिहास का पहला लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यह लेसन करने जा रहे हैं। और इस लेसन के अंदर जितने भी मेन पॉइंट्स हो गए हम उन सभी मेन पॉइंट्स को उल्लेखित भी करेंगे, पॉइंट आउट भी करेंगे। आप चाहें तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो चित्र है इसी के बारे में बताते हैं कि ये चित्र किसने बनाया और चित्र के पीछे फीलिंग भावना क्या थी। तो यह चित्र जो बनाया था फ्रेडरिक सरयू ने, जो कि फ्रांसीसी कलाकार थे, फ्रांस देश के थे। इन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी जिसका मेन उद्देश्य जो था, लक्ष्य जो था, वह था स्वतंत्रता। यानी कि दुनिया के जो जितने भी देश थे, यूरोपियन देश मुख्यतः, वह सभी के सभी जो राजतंत्र के अधीन या निरंकुशवाद के अधीन लगातार शोषित होते जा रहे थे, वो लगातार स्वतंत्रता की डिमांड करते जा रहे थे। अब जैसा कि इस पंक्ति में दिखाया गया है, अंतहीन लोगों का एक समूह है जो लगातार चलता आ रहा है। और ये कहाँ जा रहा है? ये स्वतंत्रता की देवी है, जिसके एक हाथ में घोषणा पत्र है, अधिकारों का घोषणा पत्र आप इसे कह सकते हैं, और दूसरे हाथ में स्वतंत्रता की मशाल है। इसका मतलब है कि फ्रेडरिक सरयू जो है दुनिया के देशों को अपने चित्रों के माध्यम से स्वतंत्रता के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरयू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई और इसमें उन्होंने अपने सपनों का एक संसार रचा। सपनों का संसार, इसके लिए भी आगे क्वेश्चन आएगा। रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिल के बना है। जो इन्होंने सपनों में एक संसार रचा था, और उस संसार को क्या बोलते हैं? उस संसार को, सपनों के संसार को बोलते हैं यूटोपिया। ये जो आपके थोड़ा सा बाद में जब पढ़ेंगे तो आएगा, जैसे यहाँ लिखा है कल्पनादर्श यूटोपिया। तो ऐसे संसार की कल्पना की थी किसने? फ्रेडरिक सरयू ने, और ये था सपनों का संसार। तो ये क्वेश्चन आते हैं मेन रूप से। एक है कि जब कल्पनादर्श यानी कि सपनों के संसार की कल्पना की गई तो क्यों की गई, किसके विरुद्ध की गई? तो निरंकुश संस्थान जो थे, वो जो लगातार दुनिया के देशों में लगातार जो कब्जा किए हुए थे या शासन कर रहे थे निरंकुश सरकार, तो उनके विरुद्ध एक विचारधारा ने जन्म लिया जो यूटोपियन विचारधारा थी, जिसमें लोगों को जनतांत्रिक और सामाजिक अधिकारों को देने की बात कही गई थी। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि निरंकुशवाद फिर क्या था? तो निरंकुशवाद के लिए यहाँ लिखा गया है कि निरंकुशवाद क्या था। साधारण शब्दों में इसको आप संधि छेद करेंगे तो निरअंकुश यानी कि ऐसी व्यवस्था जिस पे कोई अंकुश ना हो, निरअंकुश। थोड़ा सा और डिटेल में चलें तो क्या लिखा है? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो। और इतिहास में ऐसी राजशाही या ये कहें तानाशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा गया है। किनको? जो अत्यंत केंद्रित सरकारें होती थी। अत्यंत केंद्रित यानी कि सारी सत्ता जो थी किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में होती थी, और ये सैन्य बल पे आधारित होती थी और दमनकारी सरकारें होती थी। ये थी क्या? निरंकुशवादी सरकारें। और यूटोपिया, इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया, यानी कि कल्पनादर्श। क्या? यानी कि ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका होना लगभग असंभव है, उसे हम क्या कहेंगे? कल्पनादर्श या यूटोपिया। आगे चलते हैं। आगे बताया गया इसके अंदर जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में आता है कि राष्ट्र क्या है, यह परिभाषा किसने दी? तो राष्ट्र क्या है, यह परिभाषा फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने अपने एक आख्यान, अपना एक लेक्चर कहेंगे आप, अपने एक व्याख्यान के अंदर उन्होंने जो व्याख्यान कहाँ दिया था, वो दिया था आपके सोबोन यूनिवर्सिटी के अंदर। सोबोन यूनिवर्सिटी में, जो कि कहाँ पे है? फ्रांस के अंदर। वहाँ अपने व्याख्यान में राष्ट्र क्या है इस शब्द की व्याख्या की थी, परिभाषा दी थी। और राष्ट्र क्या है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें मेन है, महत्वपूर्ण है, तो इनके लिए आप इस पेज पे अगर देखेंगे, थोड़ा सा फोकस करते हैं इस पेज के ऊपर एक सेकंड के लिए। हाँ, तो यहाँ बताया है, यहाँ देखेंगे आप कि राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासक
राष्ट्र राज्य जो होगा उसमें न केवल उसके शासक बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में कौन सी भावना हो, साझी पहचान की भावना हो और साझे इतिहास, साझे गौरव, साझा विरासत की भावना हो। तो इस तरह की भावना जो है वो राष्ट्रवाद की भावना है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्र इन लोगों से मिलके बनता है। इसके बाद चलते हैं आप अगले पेज के ऊपर, जो कि पहला पार्ट है इस लेसन का, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किसे कहेंगे। तो ये पहली लाइन में क्लियर है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति जो थी फ्रांस की क्रांति थी, जो कि 1789 में हुई थी। अब फ्रांस की क्रांति जो थी, इसने इसने राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए, उसको एक्सपेंशन करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए फ्रांस में कौन से कदम उठाए। तो जो मुख्य कदम उठाए थे वो आपके सामने हैं, जैसा कि दूसरे पैरे में देखेंगे कि क्रांतिकारियों ने अनेक कदम उठाए। जैसे सामूहिक पहचान की भावना को पैदा करने के लिए क्या प्रयोग किया, पितृभूमि, जैसा हम अपने देश में प्रयोग करते हैं मातृभूमि। दूसरा क्या है, नागरिक और प्रजा, दो शब्द होते हैं ना। नागरिक वो जहाँ अधिकार मिलते हैं, प्रजा वो जहाँ आपको कर्तव्य मिलते हैं, यानी कि राजा की प्रजा होती है और राष्ट्र का नागरिक होता है। जैसे विचारों को संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकारों की बात करी गई। इसके अलावा एक झंडे की बात करी गई, जैसा कि नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा झंडा चुना गया और उसी के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। स्टेट जनरल पहले था, स्टेट जनरल की जगह क्या नाम रखा गया, नेशनल असेंबली। और जितने भी जो वीर पुरुष थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, देशभक्ति के लिए नई नई स्तुतियाँ यानी कि गाने गाए गए, उनके लिए श्लोक आदि या यूँ कहें उनकी प्रशंसा में गीत रचे गए, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया। और यह सब का सब किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं, किसके नाम पे हुआ, राष्ट्र के नाम पे। तो ये राष्ट्र के नाम पे हुआ ताकि सभी लोग अपने आप को एक राष्ट्र से जुड़ा हुआ माने, ना कि किसी राजा से जुड़ा हुआ माने। तो ये था अलग से राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति, यानी कि लोगों में अब राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए ये सारे प्रयास करने शुरू कर दिए। किसने, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने। उसके बाद आते हैं कि एक केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था भी लागू की गई, जो कहाँ लागू की गई, अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए। यानी कि फ्रांस के अंदर जितने भी नागरिक आते थे सबके लिए समान कानून संहिता लागू की गई। आंतरिक व्यापार निर्यात शुल्क जो थे वो खत्म कर दिए गए। शुरुआत में आंतरिक व्यापार शुल्क भी लगते थे। इसके अलावा भार और मापने का एक समान व्यवस्था लागू की गई। और क्या किया गया, क्षेत्रीय जो बोलियां थी उन बोलियों को निरुत्साहित किया गया और एक बोली पे फोकस किया गया। एक बोली या एक भाषा कहेंगे, बल्कि कौन सी भाषा, फ्रेंच जैसी बोली जाने वाली भाषा कहाँ बोली जाती थी, पेरिस के अंदर। पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी। तो पेरिस के अंदर जो फ्रेंच जैसी बोली जाती थी उसी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये भी किसके नाम पे हुआ, राष्ट्र के नाम पे, कि हमारे राष्ट्र की भावना विकसित हो। हमारे राष्ट्र की भाषा क्या है, तो वो फ्रेंच भाषा है। इस तरह के विचारों को लेके फ्रांस के क्रांतिकारी आगे बढ़े और उनको जनता का लगातार समर्थन भी मिला। इसके बाद जो क्रांतिकारी थे उन्होंने यह भी जिम्मेदारी, यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि हम जो है बाकी जो देश, जो भी क्षेत्र उनके अंडर में, उनके कंट्रोल में, उनके प्रभाव में आएंगे, उन देशों की भी वो क्या कराएंगे, आज़ाद कराएंगे। और उनको आज़ाद कराने के लिए क्या करेंगे, वहाँ राष्ट्रवाद की भावना का विकास करेंगे। तो ये बताया कि क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को, जो बाकी लोग थे, लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। यानी कि खुद तो वो मुक्त होने जा रहे थे, वो बाकी को भी मुक्त कराएं। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा ताकि वो भी राष्ट्र बन जाएं, वो प्रजा ना रहें, वो नागरिक बने।
फ्रां हाँ, मदद देगा। अब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची। ठीक है, किसके द्वारा पहुंची? क्रांतिकारियों के द्वारा, साथ ही जो सेनाएं उन देशों में जाती थी उनके द्वारा। तो वहाँ के जो छात्र थे, शिक्षित मध्यम वर्ग थे, इन्होंने क्लब स्थापित करने शुरू कर दिए। कौन से क्लब? जैकोबियन क्लब, जो क्रांतिकारी भावना से ओतप्रोत थे। तो जैकोबिन क्लब जो थे फ्रांस के आसपास के देशों में गठित होने शुरू हो गए, और इनकी गतिविधियों और अभियान ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता भी तैयार कर दिया। यानी कि फ्रेंच सेनाएं क्या चाहती थी? उन देशों में आज़ादी लाना। दूसरे रूप में उन देशों के अंदर जो निरंकुश सरकारें थी उनको उखाड़ फेंकना चाहती थी। और दूसरा, नेपोलियन जो था उन देशों पर कब्जा करना चाहता था। तो इस रूप में क्या कहेंगे कि फ्रांस की सेनाओं के लिए वहाँ की जो जैकोबियन क्लब थी, वहाँ की स्वतंत्रता प्रिय जो जनता थी, उन्होंने फ्रांस की सेनाओं के लिए रास्ता तैयार कर दिया। और 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड के बड़े इलाकों में ये सेनाएं घुसी, और यह सेना जब प्रवेश की तो वहाँ के लोगों ने इनका न केवल स्वागत किया बल्कि इनके लिए रास्ता भी तैयार किया। और इस समय हम किसके शासन की बात कर रहे हैं फ्रांस में? नेपोलियन के शासन की बात। अब नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, यानी कि फ्रांस के अलावा जो आसपास के जो देश थे वो भी नियंत्रण में आए। जो विशाल क्षेत्र नियंत्रण में आया, उसने ऐसे अनेक सुधारों की घोषणा की जो पहले फ्रांस में शुरू किए जा चुके थे। यानी कि नेपोलियन ने वो सारे सुधार फ्रांस में भी लागू करने की बात कही। कौन से सुधार? जो कि पहले से कहाँ लागू हो चुके थे? फ्रांस के अंदर। तो इससे इन देशों की जो नागरिक थे वो काफ़ी खुश थे कि हमें निरंकुशवाद से मुक्ति मिलेगी। तो फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। अब क्योंकि नेपोलियन की जो सरकार थी वो प्रजातंत्र की सरकार तो नहीं थी, वो थी तो राजतंत्र की। लेकिन उसने क्या एक नई चीज़ की, उसने, एक सेकंड, हाँ, ये बताया कि मगर प्रशासनिक क्षेत्र में नेपोलियन ने क्रांतिकारी कुछ सिद्धांतों को समावेशित किया। कौन से सिद्धांतों को? उन सिद्धांतों को नाम देते हैं 1804 की नागरिक संहिता, या दूसरे शब्दों में नेपोलियन संहिता का नाम इसको देते हैं। नेपोलियन संहिता क्या थी? तो नेपोलियन संहिता में कुछ आधारभूत घोषणाओं को या नियमों को बनाया था जो जनता की सहूलियत के लिए बनाए गए थे, और जिनमें रूढ़िवादी सरकारों के द्वारा बनाए गए नियमों को उखाड़ फेंका था। अब कौन कौन से नियम थे जरा इनको देखें। तो जैसे जो दूर किए थे या नई चीज़ें जो लेके आया था नेपोलियन, क्या था? सबसे पहले जन्म पे आधारित विशेषाधिकार जो थे पहले वो समाप्त कर दिए। जन्म पे आधारित विशेषाधिकार का मतलब क्या है? पहले राजा अगर देश का ये कहें मुख्य आदमी था तो राजा के बाद उसका लड़का भी राजा बनेगा, फिर उसका लड़का राजा बनेगा। तो ये जन्म पे आधारित विशेषाधिकार थे, ये समाप्त कर दिए। उसके बाद में कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, चाहे वो राजा है, चाहे वो नागरिक है, चाहे वो प्रजा है। तो इस तरह से सभी समान, और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बना दिया। ठीक है। और इस संहिता में और क्या हुआ? फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन सारे क्षेत्रों में से लागू भी कर दिया जो भी इसके नियंत्रण में आए, जैसे डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी। ठीक है। और इस तरह से जो प्रशासनिक विभाजन जो था इन देशों का, उसको भी नेपोलियन ने सरल बना दिया। साथ ही एक और बड़ा काम क्या किया गया? सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। कौन सी व्यवस्था को? सामंती व्यवस्था, जिसके अंदर किसान जो थे लगातार शोषित होते रहते थे। ठीक है। और किसानों को भूदासत्व से और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। ये बड़ा काम किया किसके लिए? कृषकों के लिए। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों से नियंत्रण को हटा दिया। शहरों में बड़े बड़े श्रेणी संघ थे, यानी कि व्यापारियों का संघ था जो छोटे मोटे कारीगरों को उनका शोषण करते थे, उनको नियंत्रित करते थे। तो इस तरह से उनका नियंत्रण भी हटा दिया, वो भी स्वतंत्रता पूर्वक अब अपना काम कर पाए। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधार दिया। किसान, कारीगर, मजदूर और नए उद्योगपतियों ने अब जो नई नई आज़ादी मिली इसका बड़ा आनंद लिया, क्योंकि इससे लगभग सभी को फायदा हुआ।
जिसको आप ये कहेंगे देश के बहुसंख्यक आबादी को काफ़ी फायदा मिला। अब इसको लोगों ने अलग अलग किस किस नज़रिए से देखा, जैसे उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून जो बना है, एक समान कानून कौन समझने लगे, जो छोटे छोटे उद्योगपति थे, कि भाई ये तो हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो समझने लगे कि यहाँ देखें, मानक भार, नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से उन्हें एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने में बड़ी सहूलियत होगी। इसका मतलब क्या होगा कि वो व्यापार बड़ी ही आसानी से अब कर पाएंगे। तो इसका मतलब नेपोलियन की सरकार ने जो सुधार किए थे वो इन लोगों के फ़ायदे में गए। और उसके बाद क्या कहा कि लेकिन बाद में क्या हुआ, लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। मिली जुली प्रतिक्रियाएं कहाँ कहाँ से आई, अब ये देखते हैं। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड और साथ ही कई शहर जैसे ब्रसेल्स, मेज, मिलान आदि, वहाँ फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह से स्वागत तो किया गया, लेकिन मगर यह शुरुआती उत्साह जल्दी ही दुश्मनी में बदलना शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया? विशेष रियायतों दी किस के शासन में? नेपोलियन का शासन में। लेकिन साथ में क्या हुआ, साथ में इन्होंने यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था की गई नेपोलियन के द्वारा, इन्होंने क्या किया कि लोगों पे करों का बोझ बढ़ा दिया, अब टैक्स बढ़ा दिए। इसके अलावा क्या किया, सेंसरशिप के कानून लागू कर दिए। और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में लोगों को जबरन भर्ती होना पड़ा। अब ये चीज़ें जो थी, ये इन बाकी जो नए नए देश इसके नियंत्रण में आए थे, इन लोगों ने इन बातों का विरोध करना शुरू कर दिया। और यहीं से नेपोलियन के शासन की आप ये कहेंगे कि उल्टी गिनती